Hello students. So in this lecture we are discussing CA final question paper of financial reporting May 2024. So this paper is quite easy. So all questions are from almost study material और fast examination questions हैं. तो जितने भी questions आए हैं सभी हमने अपने lectures में भी डिस्कस कर रखे हैं. तो जैसे हमने अभी MCQ लॉन्च किए हैं उसमें सभी important questions हमारे कवर हैं. It means you can easily revise through these MCQs. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. So this question is a combined question of a subsidiary company and associated company. So let us see data given in this. Accountant Mr. Ramesh of H Limited submitted use of Lung standalone balance sheet extracts on 31st March 2024. आपको बैलेंस शीट दी है. तीन कंपनीज हैं, H Limited, S Limited, A Limited. फिर आपके पास एसेट्स हैं PPE. फाइनेंशियल एसेट्स में H के पास 14,000 शेयर्स हैं S लिमिटेड के एंड 4,000 शेयर्स हैं A लिमिटेड के. फिर आपको शेयर कैपिटल मेंशन किए हैं दोनों कंपनीज के और अदर एसेट्स और लायबिलिटीज आपको मेंशन की हैं. देन इट इज गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. इट इज गिवन दैट H परचेज्ड शेयर्स इन S लिमिटेड ऑन 31st October व्हेन रिटेन्ड अर्निंग्स वर 5 लाख एंड it acquired on 30th June shares of A Limited when retained earnings were 175. फिर आपको मेंशन किए हैं H ने किस डेट को शेयर एक्वायर किए हैं. फिर आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्री है, आपकी पेबल्स हैं H के, गुडविल है आपको मेंशन की है. गुडविल आपको मेंशन किया है S की आपने फुली इम्पेयर कर दी है. एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को वैल्यू करना है हमने एट प्रपोर्शनल शेयर ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स. 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है H और S ने एंड 15% बाय A कंपनी. ऑन 31st March S लिमिटेड मेक बोनस इशू आल्सो एंड फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर. डिविडेंड डिक्लेयर बट वर नॉट अकाउंटेड फॉर. डिविडेंड्स अभी बुक्स में एडजस्ट नहीं हुए हैं आपके. सिमिलरली बोनस इशू बाय S लिमिटेड वाज नॉट रिफ्लेक्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो कंबाइन क्वेश्चन है. तो आप देखिए हमने अपने लेक्चर्स में कवर कर रखा है. एक जैसे एक सब्सिडियरी कंपनी की आपने कंसोलिडेशन करनी है और एक एसोसिएट की. तो दो क्वेश्चन को कंबाइन करके ये सिंगल क्वेश्चन बनाया गया है. तो उसके लिए आपको फुल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए एसोसिएट के और सब्सिडियरी के. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखो आपको क्या मेंशन किया है क्वेश्चन में. तो हम बुक्स बना रहे हैं H कंपनी की. करंट फाइनेंशियल ईयर आपको दिया है 23-24 और फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है. H ने A के शेयर्स एक्वायर किए 30 जून को, जिसे 4,000 शेयर. टोटल शेयर्स आपको दिए हैं A के बैलेंस शीट में. शेयर कैपिटल है 1 लाख डिवाइड किए 10 से, जिसे 10,000. इट मीन जिसे 40%. तो ये एसोसिएट मानी जाएगी. 31st अक्टूबर को H ने S के शेयर एक्वायर किए हैं, जिसे गिवन 14,000 शेयर आपने एक्वायर किए हैं. और जो टोटल शेयर्स हैं S के फ्रॉम शेयर कैपिटल ऑफ 2 lakhs जिसे 20,000. सो दिस परसेंटेज इज 70%. इट मीन्स S कंपनी जो है ये सब्सिडियरी कंपनी है. तो अब आपको सब्सिडियरी की जो भी बैलेंस शीट है वो कंबाइन करनी है. एसोसिएट में हमने जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसको वैल्यू करेंगे एज पर इक्विटी मेथड. तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ S लिमिटेड. उसमें इक्विटी कितनी है आपकी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. उसमें शेयर कैपिटल आएगा, कैपिटल प्रॉफिट है. फिर आपकी आ जाएगी पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी, जिसमें रेवेन्यू प्रॉफिट्स आएंगे, बोनस शेयर्स आगे एंड डिविडेंड पेएबल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव शेयर कैपिटल ऑफ S कंपनी ₹2 lakhs इज गिवन. रिटेन्ड अर्निंग्स आपको मेंशन की हैं 5 लाख हैं एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में दी हैं. अब टोटल जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं S कंपनी की ये आपकी 750 हैं. इसमें बैलेंस आएगी 250. ये बन जाएंगी आपकी पोस्ट एक्विजिशन. अब आपको मेंशन किया है बोनस शेयर इशू कर दिए हैं 1:2 में. इसका शेयर कैपिटल है 2 lakhs. इतनी 1:2 मिलेंगी 1/2 दिस इज 1 लाख बोनस शेयर. फिर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 10%. तो इसको आपने रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस करना है. डिविडेंड डिक्लेयर 10% ऑफ 2 lakhs और इसको आप अलग कॉलम में शो कर दीजिए. बोनस शेयर्स 1 लाख एंड डिविडेंड पेएबल इज 20,000. तो नाउ वी गेट टोटल इक्विटी है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख प्लस 5 दिस इज 7 लाख. पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी में आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, बोनस शेयर्स हैं, डिविडेंड पेएबल है. नाउ वी कैन कैलकुलेट बटी H शेयर 70%. तो टोटल देखो आपकी इक्विटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन विच इज आल्सो कि नेट एसेट्स एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन इज 7 लाख. उसमें H का शेयर है 70%.
बैलेंस इन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 30%। सो 30% को 7 लाख 210। और ये आपके रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं पोस्ट एक्विजिशन 70% एंड 30%। So now we can calculate second goodwill on acquisition of S Limited। तो गुडविल के लिए आपको चाहिए बजट कंसीडरेशन मींस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है प्लस एनसीआई की वैल्यू कितनी है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दी है बैलेंस शीट में एचटी बुक्स में है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 560। तो जिसे 560 प्लस एनसीआई आपने कैलकुलेट किया है 210, टोटल इज 770। Then you see net assets as on date of acquisition, this is 7 lakh। तो ये आपकी है नेट एसेट्स इक्विटी एज ऑफ एस लिमिटेड ऑन एक्विजिशन जिस 7। तो डिफरेंस जो आएगा वो आपकी गुडविल आ जाएगी। तो नंबर थर्ड पॉइंट वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ एनसीआई एज ऑन 31 मार्च 2024। तो एनसीआई की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है एज ऑन एक्विजिशन रेट 210,000 जो भी हमने स्टेटमेंट बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन की। और उसमें आपने ऐड करना है शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। उसमें रिटेन अर्निंग्स का शेयर है 39,000, यानी बोनस है 30,000 एंड डिविडेंड का जो शेयर है जिस 6,000। तो दिस विल बी टोटल वैल्यू ऑफ एनसीआई 285,000। तो नेक्स्ट आते हैं वो एसोसिएट कंपनी है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। फोर्थ वर्किंग नोट है अब आपका स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ एसोसिएट कंपनी विच इज ए लिमिटेड। तो इसकी आपको दी है इक्विटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 30 जून एंड बची पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी। तो पोस्ट एक्विजिशन में रिटेन अर्निंग्स हैं एंड डिविडेंड हैं। तो फर्स्ट वी हैव शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड 1 लाख। रिटेन अर्निंग्स आपको मेंशन की हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट में एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जिस पर 175। अब जो बैलेंस रह जाएंगे आपकी रिटेन अर्निंग्स ये बन जाएंगी आपकी पोस्ट एक्विजिशन। तो उसमें से लेस कर लीजिए जो डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया है। तो जिसे गिवन 15% ऑफ शेयर कैपिटल क्योंकि ये अभी एडजस्ट नहीं हुआ है और डिविडेंड के कॉलम में शो कर लीजिए। तो दिस टोटल है 275, 234 एंड 15,000। अब इसमें जो एक्स्ट्रा शेयर है वो है आपका 40% इन इक्विटी एंड देन पोस्ट एक्विजिशन इक्विटी। So fifth working of we are calculating what is share of H in unrealized profit of stock of A. This is that stock which has been sold by H to A company. So this is your value of stock is 60,000 और इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है आपका 20% ऑन कॉस्ट। सो इट मीन्स किसी 20/120 और उसमें जो एक्स्ट्रा शेयर है ए कंपनी में जिसे 40%, जिसे 4,000। तो नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड कैपिटल रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट इन ए। तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एक्विजिशन जो आपने कैलकुलेट किया है 40% शेयर है जिसे 110 जो भी हमने स्टेटमेंट बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको दी है 1 लाख की। तो डिफरेंस आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करनी है वट इज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड एज पर इक्विटी मेथड। सो ऑन 31 मार्च 2024। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट के एसोसिएट में उसको वैल्यू करेंगे हम एज पर इक्विटी मेथड विच इज एज पर इंड AS 28। तो उसकी वैल्यू बन जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने कैलकुलेट की है माइनस कर को कैपिटल रिजर्व प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ एसोसिएट कंपनी एंड माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो फेयर वैल्यू है 110, कैपिटल रिजर्व है 10,000, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट है आपका 93,600 प्लस जो डिविडेंड आपको मिलना है उसका शेयर है 6,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 4,000। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 195,600 जो आपने शो करनी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। फाइनली फिर आपको चाहिए कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स फॉर कंसोलिडेशन पर्पज ऑन 31 मार्च ऑफ एच लिमिटेड। जिसमें देखो रिटेन अर्निंग्स आएंगी HT प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस कंपनी जो आपने स्टेटमेंट बनाई थी वहाँ से लेंगे हम प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट कंपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट में ऐड किया है जिसमें एंड माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आपने माइनस किया था इन्वेस्टमेंट में से माइनस जो गुडविल हमने एस कंपनी की इम्पेयर कर दी है तो वो राइट ऑफ हो जाएगी एंड इसका इम्पेयरमेंट लॉस है एंड जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है एच कंपनी ने। सो रिटेन अर्निंग्स एच की है 9 लाख प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस है 91,000 प्लस बोनस है आपका 70,000, डिविडेंड है 14,000। सिमिलरली शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट 93,600 जो हमने कैलकुलेट किया है प्लस डिविडेंड का शेयर है 6,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 4,000 माइनस गुडविल आपने जो कैलकुलेट की थी वो हमने इम्पेयर कर लिया है 70,000 और एच कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है जिसे 10% ऑन शेयर कैपिटल इसका 5 लाख है।
तो दिस इज 50,000, तो बैलेंस आ रहा है आपका 10,50,600. So now we can prepare a consolidated balance sheet. So now let us see consolidated balance sheet of H Limited on 31st March 2024. So we have assets, number one non-current assets. So these are property, plant, equipment. ये हमने combine करके holding and subsidiary total 1030. फिर आपने शो करनी है इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट कंपनी एज पर इक्विटी मेथड. इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 195,600. सो टोटल नॉन करंट एसेट्स. देन वी हैव करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, कैश एंड रिसीवेबल. ये दोनों के ऐड हो जाएंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी. जिसकी इन्वेंट्री, कैश एंड रिसीवेबल टोटली 1754,500. So now we get to total our asset side 29,80,100. Then we have equity and liability. Number one is shareholder equity. उसमें शेयर कैपिटल आ जाएगा. दिस इज ऑफ एच कंपनी ओनली 5 लाख. कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स हमने कैलकुलेट की थी वर्किंग नोट में 10,50,600. एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आल्सो वी हैव कैलकुलेटेड 285,000. उसमें डिविडेंड रिसीवेबल जो है वो भी हमने शो कर रखा है एस से जो मिलने हैं. अगर भाई जो आपको डिविडेंड मिलने हैं एस कंपनी से उसको आप एज पेएबल भी शो कर सकते हो बाय एस कंपनी, तो वो आपके पास ऑप्शन है. देन वी हैव नॉन करंट लाइबिलिटीज. टर्म लोन एच और एस का दोनों का कंबाइन हो गया है. देन करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिट पेबल्स एच और एस के हैं दोनों के 540 और 500. एंड डिविडेंड जो एच ने डिक्लेयर किया है सो इट हैज बिकम पेबल जिसे ये 50,000. तो दिस इज टोटल करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एंड टोटल लिक्विडिटी. So total of balance sheet is 29,80,100. Next we have question number second A part. So in this question it is given Dark Limited is engaged in construction and operation of thermal power plants in the country. It has entered into a purchase contract for $2 lakhs with Bright Limited on 1st October 2023 for purchase of power plant equipment on 31st March 2024. So it is pertinent to note that functional currency of both companies is Indian rupee. Dark Limited and Bright Limited are listed companies in India and prepare their financial statement on quarterly basis as per Ind AS. So spot rate is given on 1st October for rupees per dollar. This is 75. Spot rate on 31st December rupees per dollar 82. 3 months forward rate on 31st December. This is 70 rupees. 6 months forward rate on 1st October, this is 80 rupees. Spot rate on 31st March is 85 rupees. So it is given you have to assume this contract has an embedded derivative that is not closely related and requires a separation. So it means this question is based on our financial instrument in the AS 109 and you are required to pass the necessary journal entries in the books of Bright Limited. तो अपने ब्राइट लिमिटेड की बुक्स में जो है एंट्रीज पास करनी है फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्चुअल सेल ऑफ इक्विपमेंट. तो उसमें ये डार्क ने इक्विपमेंट परचेज करने हैं और जो ब्राइट है उसने सेल करने हैं. तो लेके से डाटा देखते हैं. देखो आपको डाटा मैंने मेंशन किया है ब्रीफली. हम बना रहे हैं बुक्स ब्राइट लिमिटेड की. 1st अक्टूबर को ब्राइट लिमिटेड एंटर्स इनटू होस्ट कॉन्ट्रैक्ट विच इज टू सेल पावर प्लांट इक्विपमेंट on 31st March 24. So it means total time gap है आपका 6 months का है. And for this purpose it enters into forward contract to buy $2 lakhs at forward rate जिसको हमने FT से शो किया है जिसे ये ₹80 पर डॉलर. T है जितना भी टाइम पीरियड होगा आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का. और यदि आप इसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करते हैं 31 दिसंबर में देन फॉरवर्ड रेट इज गिवन फॉर दिसंबर टू मार्च फॉर 3 months. So this forward rate is ₹70 per dollar. फर्दर आपको स्पॉट रेट मेंशन किए हैं ऑन 1st अक्टूबर ₹75 पर डॉलर, ऑन 31st दिसंबर ₹82 पर डॉलर, ऑन 31st मार्च दिस इज ₹85 पर डॉलर. तो इट मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 कंपोनेंट्स. अब इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं आपके. नंबर 1 इज होस्ट कॉन्ट्रैक्ट. होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज सेल कॉन्ट्रैक्ट टू सेल अवर दिस पावर इक्विपमेंट. ये आपका होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी वैल्यू है $2 लाख हैं. इनटू फॉरवर्ड रेट है आपका 80. इट मीन्स 160 lakhs की वैल्यू है आपकी. देन सेकंड विल बी अवर 6 months करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाई $. इट मीन्स अब आपने 6 महीने का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है तो दिस इज अवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ये डेरिवेटिव है आपका. तो आपने बाई करनी है $2 lakhs एट फॉरवर्ड रेट 80 रुपीज़.
तो अब ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है आपका, इसका गेन या लॉस जिसको कहते हैं, इसकी फेयर वैल्यू वो आपने रिकॉग्नाइज करनी है डिफरेंट डेट्स के ऊपर। तो सबसे पहले है आपकी 1 अक्टूबर। तो ऑन 1 अक्टूबर 23 वट वैल्यू ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव दिस इज नील बिकॉज नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। तो अब देखें 31 दिसंबर और 31 मार्च को कितना गेन या लॉस हो रहा है और उसकी जर्नल एंट्री से पास करते हैं। नाउ लेट अस सी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्राइस लिमिटेड। जैसे ऑन 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को देखिए आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 80 के ऊपर बाय करने का। देखिए आप जिसको सेटल करते हैं ऑन 31 दिसंबर, देन फॉरवर्ड रेट इज 70। तो स्पॉट रेट नहीं आपने लेना है, आपको लेना है फॉरवर्ड रेट फ्रॉम दिस टू अप टू दिस टाइम। तो इट मीन्स 80 पर आपने यदि बाय किया है, यदि 70 पर सेल करके हैं, तो इट मीन्स इसमें आपको लॉस हो रहा है 10 रुपीज़ पर डॉलर। टोटल लॉस हो जाएगा $2 लाख इंटू 10 20 लैक्स। तो उसके लिए आपको क्रिएट करनी है डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी। तो ये जो लॉस है इसको हम कहते हैं दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो इस केस में आपका लॉस आ रहा है एंड दैट इज अवर 80 माइनस 70 इंटू $2 लाख। तो इट मीन्स टोटल लाइबिलिटी इज ₹20 लैक्स। अब नेक्स्ट हम देखिए आप 31 मार्च को। 31 मार्च को अब आपने ये देखना है कि जैसे आपने 70 के ऊपर अब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एक तरीके से कि सबको बाई करने का। अब ये सेल होगा आपका 85 के ऊपर एक्चुअल में, तो स्पॉट रेट होगा उस टाइम। इसमें अब इसमें आपको गेन हो रहा है 15 रुपीज़ पर डॉलर। तो अब आप उसकी एंट्री कर लीजिए। तो जो गेन हो रहा है आपका, इट मीन्स लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी आपकी। पहले डेरिवेटिव ये हम कर रहे हैं 31 मार्च, जिसे 2024। इट मीन्स पहले आप डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैंसिल कर दीजिए और एक आप क्रिएट कर दीजिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट। अब देखो कितना गेन हो रहा है हमें, लाइक जिसमें के ऊपर 85 माइनस 70 15 पर डॉलर। तो इतनी जो टोटल गेन है आपका, जिसे जो ऊपर 85 माइनस 70 इंटू $2 लाख, ये आपका टोटल गेन आ रहा है। इस गेन को अपने ट्रांसफर कर देना है P&L में, उसको क्रेडिट कर दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें जिस मनी के ऊपर 30 लैक्स जो आपका गेन है 30 लैक्स है, तो उसके नेक्स्ट लाइबिलिटी की 20 लाख की वो कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो इट मीन्स एक 10 लाख की आपकी एसेट जो है वो अराइज हो जाएगी। फिर आपने अब जब सेल कर दी है उससे अब आपको रिसीवेबल अराइज होगा। 31 मार्च को एक एंट्री कर देंगे हम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड और उसके लिए देखिए आपकी जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट अकाउंट एंड टू बैंक। तो आपने देखो रिसीवेबल को शो करना है उस टाइम जो स्पॉट रेट है आपका S2। तो इट मीन्स ये हम रिकॉर्ड करेंगे स्पॉट रेट के ऊपर, और जो आपने पेमेंट करनी है ये आपने करनी है फॉरवर्ड रेट के ऊपर। देखिए FT फॉरवर्ड रेट है देखो आपका 80 और स्पॉट रेट है आपका 85। तो लेके से व्हाट विल बी वैल्यू रिसीवेबल, जैसे $2 लाख 2 इंटू 85 170 लाख आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे बुक्स में। और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट है आपकी 10 लाख की पेमेंट आपने क्या कर दी है, जिसे कि 80 इंटू 2 लाख 160 लाख की पेमेंट हो जाएगी। तो ये हमारी नेट इफेक्ट है इसकी ट्रांजेक्शन में। So next we have question section B part. So in this basically given in December 22, X Limited entered into a loan agreement with a bank. A loan is repayable in 5 installments so commencing on 1st October 24. One of the material provision of the loan agreement is that X Limited should create equitable mortgage on its assets in favor of bank by 31st March 23, failing which the loan will become payable on demand. X Limited is not able to create equitable mortgage by 31st March 23, but in April 23, X Limited started negotiation with the bank and requested not to demand payment due to non-creation of equitable mortgage. Meanwhile, financial statements for the year ended 31st March were approved for issue on 30th May, and in the month of June, bank agreed that payment would not be demanded immediately as a consequence of breach of material provision. So how should the loan liability be classified? By 31st March.
तो इसमें देखिए आपकी जो रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं 30 मई, और जो बैंक ने एग्री किया है नोट टू डिमांड पेमेंट इमीडिएटली जिसे आफ्टर अप्रूवल दिस इज ओवर इन द मंथ ऑफ जून। तो हमारा बेसिक रूल होता है इफ बैंक हैज एग्रीड नॉट टू डिमांड पेमेंट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देन इट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट लायबिलिटी, बट इन दिस केस अप्रूवल इज गिवन बाय द बैंक आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट मीन्स so liability will be classified as a current liability. So let us see basic rules. So this is covered by Ind AS 1 classification of financial liability. So as per Ind AS 1, when there is a breach of material provision of a long-term loan by the end of reporting period and loan becomes repayable on demand, then a loan will be classified as non-current liability if lender agreed after reporting period but before approval of financial statement for issue not to demand payment as a consequence of breach. ये कि बैंक एग्री कर रखा है बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो टू डिमांड पेमेंट, फिर तो ये नॉन करंट मानी जाएगी। बट इन दिस केस बैंक एग्री फॉर नो टू डिमांड पेमेंट ओनली आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इशू। अप्रूवल हो रही है देखो 30 मई को, बट बैंक एग्रीड नो टू डिमांड पेमेंट इन द मंथ ऑफ जून विच इज आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ऑल्दो नेगोशिएशन स्टार्टेड इन अप्रैल. So therefore, liability for loan should be classified as current liability in this case. So income financial statement as on 31st March 23 by X Limited. So next we have question number 3 A part. So Sun Limited had entered into lease agreement with Moon Limited for taking on a lease an office building of 1000 square feet at the rate of 500 per square feet per annum for a period of 10 years. Annual lease payments are payable at the end of each year. Interest rate implicit in the lease cannot be determined, so Sun Limited borrowing rate is 6% per annum. At the beginning of year 7, the lessor and lessee agreed to amend the original lease by extending the contractual lease term by another 4 years. तो इसमें लीज टर्म आपकी एक्सटेंड हो रही है एंड एनुअल लीज पेमेंट्स आर अनचेंज फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड आल्सो. It means increase in scope of lease because of increase in lease period. And now incremental borrowing rate of Sun is 7% per annum. So how should the said modification be accounted for in the books of Sun Limited? PV फैक्टर्स आपको मेंशन किए हैं 7% एंड 6%. तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी जो ओरिजिनल लाइबिलिटी है लीज उसका कितना बैलेंस ड्यू है एट द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर. अब उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी जो नई लीज है आपकी, क्योंकि आपका लीज टर्म एक्सटेंड हो गया है और डिस्काउंट रेट भी चेंज हो रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो हम ROU में एडजस्ट कर लेंगे. तो लेके से दिस इज रिलेटेड इन एस 116 लीज. तो पहले कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी विच इज कॉल्ड कैरिंग वैल्यू एट बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर. So this is equal to present value lease payment from 7th year to 10th year. तो पहली ओरिजिनल लीज थी आपकी 10 साल की, तो अभी 7th 8th 9th 10th 4 साल का लीज रेंट कभी पे करना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 6% पर. तो हमने टेबल देखो बनाया है, ईयर्स है 7 to 10, पीरियड बन जाएंगे 1 to 4, लीज पेमेंट है आपकी 1000 स्क्वायर फीट इंटू 500, टोटल ये 5 लाख, और इसका PV फैक्टर है 6%. ये हमने लेना है 4 सालों का 3.465. तो मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 13, 17, 32, 500. तो ये हम कर रहे हैं इनकी बुक्स ऑफ सन लिमिटेड लेसी. अब आपको जो कैलकुलेट करनी है फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड लीज लाइबिलिटी एट बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर. तो इसमें हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट. अब आपकी 4 साल इंक्रीज हो गए हैं, टोटल बन गए हैं लीज पीरियड 14 ईयर. तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट फ्रॉम 7th to 14th ईयर, और डिस्काउंट रेट भी आपका चेंज हो गया है 7%. तो उसका टेबल बनाया हमने ईयर 7 to 14, टोटल पीरियड बन जाएंगे इंक्लूडिंग 7 जिसे 8 ईयर्स. लीज रेंट आपका सेम है, PV फैक्टर लीजिए 7% फॉर 8 ईयर्स 5.971. PV फैक्टर दिए हैं हमें, इन सबको बस आप ऐड कर लीजिए. पहले हमने ऐड किया था 4 ईयर के लिए, अब हमने ऐड किया है 8 ईयर्स के लिए. तो ये आपकी आ जाएगी नई लाइबिलिटी. इसको इससे कंपेयर कीजिए तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और उतना ही आपने अमाउंट इंक्रीज करना है एसेट में. तो आपकी एंट्री बन जाएगी राइट ऑफ यूज एसेट अकाउंट डेबिटेड टू लीज लाइबिलिटी अकाउंट. दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी 2985,500 माइनस 1732,500 विच इज इक्वल टू 12,53,000.
Next we have question number 12 B part. So we are given the CFO of Gold Limited, a manufacturing company, providing you the following information for your valuable opinion. The company has issued 8% convertible debentures amounting to rupees 320 lakhs on 1st April 22 and repayable on 31st March 26 at par. It means 4 साल का पीरियड है इसमें. Interest repayable annually and as an alternative to repayment, holder of the maturity can elect to exchange their convertible debentures for रुपीज़ 250 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स इन द कंपनी. तो आप डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में. On 1st April, the prevailing market interest rate for 4-year convertible debenture which has no right to conversion is 10%. लेकिन जो मार्केट रेट है ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर किसी 10% डिस्काउंट रेट आपको दिया है 10% फॉर 4 ईयर का फैक्टर किया है. फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31st March 2024 टू बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. को फाइनेंस को देखो आपको कैलकुलेट करनी है और एक आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2024 का. तो उसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारा इंड AS 32 का टॉपिक है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो पहले आपको कैलकुलेट करना है कि वैल्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर दैट इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो है तो मार्केट एफडी की गिवन 10%. को टेबल बना लीजिए. ईयर्स हैं 1 2 4 एंड 4. कैश आउटफ्लो है आपका इंटरेस्ट पे करेंगे और लास्ट में है रिडेम्पशन वैल्यू रुपीज़ लैक्स में है. इंटरेस्ट है 320 के ऊपर 8% जो ओरिजिनल है आपका और लास्ट में रिडेम्पशन एट पार है 320. पीवी फैक्टर अप्लाई कीजिए 10% फॉर 4 ईयर्स से. तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगी आपकी कन्वर्टिबल डिबेंचर की फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसे 299.6864 और कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 320 के. बैलेंस हमारी इक्विटी की अमाउंट मानी जाएगी जिसे कन्वर्टिबल डिबेंचर इक्विटी अमाउंट. अब आपको इनको लायबिलिटी का शेड्यूल बनाना है फॉर 4 ईयर. कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट एंड लायबिलिटी एट एंड रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं. तो ईयर एंडिंग 31st March 23 24 25 26 को फाइनेंशियल लायबिलिटी ड्यू हो जाएगी बिगनिंग में 299.6864. उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर लीजिए 10% जो मार्केट रेट है वो ड्यू होगा वो फाइनेंस कॉस्ट बन जाएगी माइनस जो पेमेंट आपने करके 8% ओरिजिनल 25.6 ये बैलेंस आपका रहेगा लायबिलिटी का एट एंड. ये बन जाएगा ओपनिंग. उसके ऊपर फिर 10% ड्यू हो जाएगा माइनस पेमेंट होगी आपकी जिसे क्लोजिंग बैलेंस है. देन अगेन दिस इज ओपनिंग प्लस 10% ड्यू माइनस पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस अगेन दिस. अब लास्ट ईयर में हम सिर्फ डिफरेंस ले लेते हैं 345.6 की टोटल पेमेंट है इंटरेस्ट प्लस रिडेम्पशन वैल्यू. तो दिस माइनस 314.1465 डिफरेंस हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं आंसर कह सकते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर ईच ईयर की जितना इंटरेस्ट आप ड्यू कर रहे हैं. ये फर्स्ट ईयर की इंटरेस्ट कॉस्ट है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की है. एंड टोटल वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर की कितनी बैलेंस शीट में शो करनी है आपने 31st March 2024 में. उसमें दो कंपोनेंट्स हैं. लायबिलिटी कंपोनेंट है आपका 30818605 और जो इक्विटी कंपोनेंट सेम रहेगा 20.3136. तो टोटल वैल्यू आएगी कन्वर्टिबल डिबेंचर की बैलेंस शीट में जो ड्यू है 329.1741 रुपीज़ आपके हैं लैक्स में. So next we have question number 4 के A part. So it is given in this case based on advice from actuaries regarding contribution levels and overall liabilities of the defined benefit retirement plans to pay benefits to past and present employees. The accountant Mr. Krishna of Pune Limited provides the following information. तो इसमें ये क्वेश्चन आपका है इन डेज 19 एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड. On 1st April 23, actuaries of the company advised that the present value defined benefit obligation was 288,420. On the same date, the fair value of the assets of defined benefit plan was 249,670 and annual market yield on government bonds is 8%. तो आपको अपनी बैलेंस दिया है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड डिफाइंड बेनिफिट एसेट मार्केट रेट का 8%. During the year, Pune Limited made a contribution of 33,650 into the plan and plan paid benefits of 2160. And the actuaries advised that the current service cost भी आपको mention किया है for the year is 29,760 and there is an amendment in the rules because of which our defined benefit obligation of past year is increased by ₹7,280 जिसको हम देखें past service cost. फिर आपको मेंशन किया है ड्यूरिंग द ईयर 31st March तो कुछ आपकी नेगोशिएशन चल रही है विद एम्प्लॉइज एंड कुछ आपके रिडंडेंसी पैकेज ही हैं. उसकी जो वैल्यू थी प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जिस वाज टू रिड्यूस बैक 38,390
बाकी उसकी जो एक्चुअल पेमेंट हमने की है जिसे 36,270, इट मीन्स रिडंडेंसी का जो सेटलमेंट हो रहा है उसमें हमें कुछ गेन हो रहा है, तो ये हम शो कर देंगे। देन ऑन 31 मार्च एक्चुअली से लगवाई गया तो प्रेजेंट वैल्यू, अब आपको फेयर वैल्यू दी है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की और डिफाइंड बेनिफिट एसेट की। So we have to examine present how the above events would be reported in the financial statements। तो आपने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि आपको किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है, मीन्स कितना एक्सपेंस है या इनकम है आपकी। देखो मैंने शो कर रखा है ये, तो ये है 2023 से 24 का ईयर है। एक हम स्टेटमेंट बना रहे हैं जीबीओ एंड जीबीए की। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट या इनकम हमारी ड्यू हो जाएगी 8%, इसका लीजिए 8%, ये एक्सपेंस बन गया। जीबीए पर आपको इंटरेस्ट एक्रूड हो जाएगा, ये हमारी इनकम बन जाएगी। फिर आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो प्लान एसेट्स में, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, परचेज होगी प्लान एसेट की। बेनिफिट्स आपने पे किए हैं वो माइनस कर लीजिए, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी और एसेट भी आपकी सेल हो गई है। फिर आपको करंट सर्विस कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी जीबीओ में, पास्ट सर्विस कॉस्ट है वो भी जीबीओ में ऐड हो जाएगी। फिर आपको मेंशन किया है कि लेस रिडंडेंसी की पेमेंट आपने की है, ये लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ये हमने एसेट सेल करके पेमेंट कर दी, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा क्लोजिंग। पर इसकी फेयर वैल्यू हमें दी है, जो डिफरेंस है वो एक्चुअरियल लॉस या गेन। डीबीओ की जो इंक्रीज हो रही है तो ये लॉस है, डीबीए की इंक्रीज हो रही है तो ये हमारा गेन है। तो अब देखते हैं पीएनएल में कितना एक्सपेंस हम शो करेंगे। सबसे पहले करंट सर्विस कॉस्ट आ गई 29,760, फिर आपने ली इंटरेस्ट की कॉस्ट 23,074, देन इंटरेस्ट इनकम 19,974 प्लस पास्ट सर्विस कॉस्ट, ये सारे पीएनएल में जा रही हैं जो आइटम्स। पास्ट सर्विस कॉस्ट माइनस जो सेटलमेंट का गेन हो रहा है, रिडंडेंसी की जो पेमेंट हम कर रहे हैं वो हमने कैलकुलेट किया। गेन ऑन सेटलमेंट 38,390 माइनस 36,270, ये आपका गेन है 2120, ये हमने कर दिया माइनस। तो नेट एक्सपेंस आ जाएगा पीएनएल में 38,020 फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब आता है आपका अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कितना अमाउंट शो करके हैं, जो एक्चुअली गेन या लॉस है आपका, ये आपने शो करना है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो ये आपका लॉस आ रहा है जीबीओ में और ये हमारा गेन है, तो नेट में लॉस आ रहा है, तो जिसे एक्चुअरियल लॉस माइनस एक्चुअरियल गेन 36,496 माइनस 21, जिसी का आगे नेट रीमेजरमेंट ऑफ लॉस है। इसको रीमेजरमेंट जब हम कर रहे हैं जीबीओ या जीबीए की, उसकी जो गेन या लॉस है जिसका नाम है एक्चुअरियल गेन और लॉस है, तो ये भी हमारा नेट लॉस आ रहा है, जिसी लॉस। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 4 के बी पार्ट। So क्या कहेगी, ABC Limited has received of grants for its newly started venture of manufacturing defense equipment in defense corridor। तो कंपनी ने ग्रांट्स रिसीव किए हैं और हमारा गुड्स हैं हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट के, तो इक्विपमेंट किसी रिलेटेड इन गए ऐसे कंट्री गवर्नमेंट ग्रांट से। तो फर्स्ट आपको मेंशन किया ग्रांट ₹25 lakhs रिसीव्ड एज एन इंसेंटिव फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री इन द डिफेंस कॉरिडोर विदाउट एनी फर्दर कंडीशन। तो आपने इंडस्ट्री को सेटअप करना है, कोई कंडीशन नहीं है, तो उस केस में ये आपकी इनकम मानी जाएगी, इमीडिएटली जो पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। सेकंड ग्रांट है ₹50 lakhs रिसीव फॉर कैरिंग आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इनोवेशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। इसमें हम इनोवेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। डिफेंस इक्विपमेंट हमारी गुड्स हैं, तो इसमें भी कोई कंडीशन मेंशन नहीं की है, तो ये भी इमीडिएटली पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगी। थर्ड आपको ली है बिसाइड्स ABC लिमिटेड की रिवार्ड लिए गवर्नमेंट ग्रांट को 6 लाख पेबल ओवर 3 ईयर्स, तो उसकी पेमेंट 3 सालों में मिलेगी। 4 लाख इन फर्स्ट ईयर, 1 लाख ईच इन सेकंड एंड थर्ड ईयर ऑन द कंडीशन गेट ऑफ क्रिएटिंग 10 न्यू जॉब्स। अब इसमें कंडीशन है कि आपको नई जॉब क्रिएट करनी है एंड मेंटेन देम फॉर 3 ईयर्स। तो एम्प्लॉइज़ को हम कॉस्ट पे कर रही है रिक्रूटमेंट की, actual cost of 360 and the wage bill for the first year is 8 lakhs rising by 80,000 in each of the next 2 years। तो फर्स्ट ईयर में देखो आपका वेजेस का अमाउंट दे रखा है और आपकी रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है 360। फ्यूचर में हमारा वेज बिल राइज होगा 80,000 इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो ABC है कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि इट विल कंप्लाई विद कंडीशंस अटैच्ड टू देम एंड द ग्रांट विल बी रिसीव्ड। तो इस केस में ये आपकी जो ग्रांट है ये जैफर मानी जाएगी, इसको जैफर करेंगे, फिर इसको अमोर्टाइज करेंगे हम इन द रेशियो ऑफ एम्प्लॉई कॉस्ट। तो लेके सी तीनों का देखो ट्रीटमेंट देते हैं ABC की बुक्स में। फर्स्ट है आपकी ग्रांट को 25 लाख शैल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल इमीडिएटली, एंट्री बन जाएगी बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये चलेगी पीएनएल में 25 लाख। सेकेंड है ग्रांट को 50 lakhs
फॉर इनोवेशन ऑफ गुड्स, गुड्स हैं आपकी डिफेंस इक्विपमेंट, विदाउट कंडीशन को भी कराएगी को पीएनएल इमीडिएटली तो एंट्री है बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट, ये चली जाएगी पीएनएल में 50 लाख से। फिर आपको ग्रांट मिल रही है जिसमें आपने जॉब्स क्रिएट करनी है फ्यूचर में, तो थर्ड केस में ग्रांट मिल रही है आपको जिसके लिए हमने जॉब्स क्रिएट करनी है फ्यूचर में, तो इस ग्रांट को हम कर देंगे गैफर, एंट्री बन जाएगी ग्रांट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट को गैफर इनकम 6 लाख। अब इसको देखो कैसे अपने अमोलटाइज करने हैं, तो हमने एक टेबल बनाया है ईयर 1 को फिर एम्प्लॉय की कॉस्ट कितनी है, फर्स्ट ईयर में है 1 लाख प्लस 360, टोटल विल बी 1160। नेक्स्ट ईयर 8 प्लस 80 880 प्लस 80 और ऐड हो जाएगा 960, टोटल बन गया 30 लाख। ग्रांट है आपकी 6 लाख, तो ग्रांट कितना प्रपोर्शन आ रहा है, ये आ रहा है 6/30 20%। लेकिन इसका कर लीजिए 20%, वो आपकी ग्रांट की इनकम बन जाएगी जो आपने पीएनएल में ट्रांसफ़र करनी है। एंट्री बन जाएगी गैफर ग्रांट इनकम मीन्स गैफर ग्रांट टू पीएनएल, तो फर्स्ट ईयर में ये पीएनएल में चला जाएगा, ये सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो बैलेंस कितना रह गया है, फर्स्ट ईयर में 6 लाख माइनस 232 368 का बैलेंस रह जाएगा गैफर की इनकम का बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी। फिर सेकंड ईयर में रह गया 192 और थर्ड ईयर में आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट जिस फ्रॉम इंग्लिश 1-15। ये सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने अपने वीडियोस लेक्चर्स में कवर कर रखे हैं थ्रू एमसीक्यू। So let us see data given in this question. So Q Limited offers a new product X for sale to customer at a price of 1500. As a part of scheme, Q Limited gives customer a discount voucher for 30% for future purchase up to ₹1500 in next 30 days. But Q company offers a normal discount 5% on all sales. It means 5% discount cannot be availed in addition to 30% discount voucher. तो वी कैन से कि एडिशनल जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है जिसे ये 25%, 30 माइनस 5% है, तो देयर इज 80% चांस दैट कस्टमर विल रिडीम द वाउचर फॉर ₹1000 ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स। तो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट स्टैंडअलोन एंड एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। तो लेट अस सी। So it means we are given Q Limited has 2 performance obligation. In this case, number 1 sale of product X and second is discount voucher for additional discount of 25%. So first and total transaction price is given 1500. So first let us calculate standalone price of these 2 performance obligation. Standalone price of product X is 1500 and standalone price of discount voucher is this is additional goods which will be purchased to discount 1000, 80% chance and additional discount is 25%. So this value is 200. So now we can allocate total transaction price in the ratio of standalone prices 1500 ratio 200. उसके लिए हमने टेबल शो कर लिया है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है प्रोडक्ट एक्स, डिस्काउंट वाउचर, स्टैंडअलोन प्राइस 1500 200 टोटल 1700। तो इस रेशो में 1500 रेशो 200 में आप टोटल ट्रांजेक्शन जो प्राइस आपको दिया है ₹1500 उसको आप कर लीजिए एलोकेट। सो वी आर गेटिंग एलोकेटेड ट्रांजेक्शन प्राइसेज 1324 फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड 176 फॉर डिस्काउंट वाउचर। So next we have question number 5 B part. So this question is from INGS 101. So इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन जो भी हैं जो स्टडी मटीरियल के हैं या पास्ट एग्जामिनेशन बेस में हैं तो हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स में कवर हैं। So let us see in this question what they are asking. So in company is asking how would the company is required to trigger foreign exchange fluctuation already capitalized क्योंकि cost of property plant and equipment under previous gap and also what will be treatment of fluctuation on long term foreign currency monetary items on transition date and after the transition date to Ind AS by the company in light of above option exercised by the company. तो इसमें आपको दो आंसर देने हैं कि ऑन ट्रांजिशन डेट एंड आफ्टर ट्रांजिशन डेट व्हाट विल बी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट में ये ऑन ट्रांजिशन डेट कंपनी शैल रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एट प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट विदाउट, तो इट मीन जो आपकी बुक वैल्यू है एज पर प्रीवियस गैप उसी को हम कैरी करेंगे विदाउट एनी एडजस्टमेंट को एक्सचेंज डिफरेंस से कैपिटलाइज। इट मीन जो एक्सचेंज डिफरेंस आप ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हैं वो एज इट ही रहेगा, हमारी एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड रहेगा। Second, after transition date, in first and subsequent financial years, now foreign exchange differences on long-term loans shall be recognized in P&L. अब हम फ्यूचर में इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये आपके P&L में चार्ज हो जाएंगे।
तो गेन है तो क्रेडिट हो जाएगा P&L में, लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। So next we have question number 6 to B part. So this is from Ind AS 105 wiki based on non current asset held for sale. इसमें देखिए आपको जो डाटा मेंशन किया है तो आपको कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2022 to 23 एंड 23 to 24 व्हाट विल बी अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L। तो सबसे पहले आपको मेंशन किया है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपने परचेज किया है 1 अप्रैल 21 में, उसकी कॉस्ट है 30 लाख से। तो इट मीन्स 21 से लेकर 23 तक फिर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 21 से 22, 22 से 23 स्ट्रेट लाइन के बेस पर 30 लाख। लाइफ आपको दिया है 15 ईयर, ये बन जाएगी 2 lakhs एवरी ईयर। तो नाउ वी गेट ए WDV एट द एंड ऑफ दिस ईयर 26 लाख। अब इसका रिकवरेबल अमाउंट आपको मेंशन किया है, रिकवरेबल अमाउंट है 23,50,000। इट मीन जो डिफरेंस है वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। फिर आपने ऐसे को क्लासीफाई कर लिया है हेल्ड फॉर सेल, और उसके बाद जब हेल्ड फॉर सेल है उसकी वैल्यू हो गई है 23 लाख से। इट मीन इसमें फर्दर आपको लॉस हो रहा है 50,000 में। तो इट मीन्स कितना अमाउंट आपने P&L में चार्ज करना है करंट ईयर में, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, फिर एक आपका इम्पेयरमेंट लॉस है और एक आपका फर्दर लॉस है। सो 2 लाख 250 प्लस 50 टोटल अमाउंट आपका 5 लाख रुपये P&L में चार्ज हो जाएगा। और आपकी बुक वैल्यू रह जाएगी साल के एंड में जो आपकी ये है आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जिसको हम कहते हैं नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है आपकी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आपको मेंशन किया है क्वेश्चन में। अब आपका जो नेक्स्ट ईयर है, अब इस एसेट को आपने रीक्लासीफाई कर लिया है नाउ दिस इज नॉट हेल्ड फॉर सेल। अब उस केस में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो उस केस में ये जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल थी उसको इग्नोर कर देंगे हम। तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस आपकी ओरिजिनल WDV कितनी है 2350, तो वो आपकी बुक वैल्यू बन जाएगी या बिगिनिंग ऑफ ईयर बिफोर हेल्ड फॉर सेल 23,50,000। अब इसके बेस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए करंट ईयर में, तो इसको डिवाइड कीजिए। रिमेनिंग लाइफ रहेगी आपकी 15 साल की लाइफ थी, उसमें से 2 साल आपके एक्सपायर हो गए हैं, इट मीन 13 ईयर। तो ये डेप्रिसिएशन बन जाएगी 18769, और उसके बाद आपकी अब ये WDV होनी चाहिए साल के एंड में। बट हमारी बुक्स में कितनी WDV है वो है 23 लाख बुक वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर, जिसको कैरिंग अमाउंट कहते हैं। तो जो डिफरेंस है वो आपकी डेप्रिसिएशन मानी जाएगी करंट ईयर की 23 to 24 13769 जो आपने P&L में चार्ज करनी है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 to C पार्ट। दिस इज बेस्ड ऑन इंक्वायरिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग Ind AS 34। तो सेम टाइप के क्वेश्चन हमने अपने MCQ में कवर कर रखे हैं या हमारी जो वीडियो लेक्चर्स है उसमें कवर हैं। तो दिस इज आल्सो क्वाइट इजी क्वेश्चन। So let us see in this case, so we have to prepare our correct profit means P&L of the second quarter for the financial year 23 to 24। तो देखते हैं जैसा आपको मेंशन किया है नेट प्रॉफिट आपको मेंशन किया है फॉर सेकंड क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर है 23 to 24, क्वार्टर जुलाई की सितंबर, जिस 56 लाख। अब आपने कुछ एडजस्टमेंट करनी है, तो अब आपने कंपनी ने एक बोनस डिक्लेयर किया है जिसे 5% को प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर है। तो वैल्यू इट इज अलाउड इन करंट क्वार्टर और नोट, ये बन रहा है 5% को 240 लाख जिसे अवर 12 लैक्स। तो इसका रीजन है ये जिस अलाउड है आपका इस क्वार्टर में बोनस is जो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, या को कंपनी ने लास्ट ईयर में ही इसका प्रोविजन बनाना था बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर एक्सपीरियंस कंपनी पेइंग बोनस है, या फिर जब फर्स्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने डिक्लेयर किया है इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस ऑन ईयर टू डेट बेसिस। इट मीन दिस इज नॉट एक्सपेंस ऑफ सेकंड क्वार्टर, तो ये हमने एड बैक कर लिया है। सेकंड एडजस्टमेंट है आपकी मेजर रिपेयरिंग रेनोवेशन जो आपने अभी फ्यूचर में करनी है, तो इट इज एक्सपेक्टेड इवेंट नो देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट प्रेजेंट। तो अभी कोई फ्यूचर में एक्सपेंस करना है तो उसकी प्रेजेंट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फ्यूचर का जो एस्टिमेटेड एक्सपेंस है क्या कि नॉट अलाउड एज एक्सपेंस इन सेकंड क्वार्टर, तो वो भी हमने एड बैक कर दिया है क्योंकि वो ऑलरेडी आपका माइनस हो गया है। फिर आपको लेस करना है एक्सेप्शनल लॉस। एक्सेप्शनल लॉस का रूल होता है 100% रिकॉग्नाइज करना है आपने व्हेन इट इज इनकर्ड, दिस इज नॉट अलाउड टू बी गैफर। इसको हम गैफर नहीं कर सकते फ्यूचर क्वार्टर्स में, तो इसमें हमने 50% गैफर कर लिया है, तो जो 50% था तो वो हमने क्लेम कर लिया है एक्सपेंस जिस 2.10। तो इतनी सब आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा सेकंड क्वार्टर का 99.90 लाख रुपीज़।
So in this lecture we have discussed our CA final financial reporting question paper of मई 2024 क्योंकि फुल सॉल्यूशंस। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।